नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 22 जनवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर यह है कि सीएम टू फ्लैग ऑफ जल्लीकट्टू इन मदुरई बट स्टिल कंटिन्यूस, यानी कि मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम जल्लीकट्टू को मदुरई में हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन हलचल अभी भी जारी है। तो जल्लीकट्टू को लेकर के जो कुछ भी अभी हो रहा था तो अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि एक ऑर्डिनेंस यानी कि एक अध्यादेश तमिलनाडु की सरकार ने ला दिया है और उस अध्यादेश के मुताबिक जो क्रुएलिटी टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है, तो उसमें एक संशोधन कर दिया गया है और उस संशोधन के अनुसार अब जल्लीकट्टू जो है तो वो एक पशुओं पर क्रूरता बरतने वाला खेल नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये दरअसल पे कोई परमानेंट सोल्यूशन यानी कोई स्थायी हल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो ये अध्यादेश है, तो अध्यादेश वैसे भी 6 महीने में समाप्त हो जाता है। पहली बात, हालांकि हो सकता है कि सरकार इसे अगले सत्र में उसको एक कानून बना करके ला दे, लेकिन उससे भी समस्या नहीं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है, तो कोई भी कानून बन जाए, पेटा उसे ज़रूर कोर्ट के पास ले जाएगा और कोर्ट के पास ये रास्ता होता है कि वो वहाँ पे दो रास्ते देखेगी। पहला रास्ता तो ये है कि क्या ये संविधान के खिलाफ है। तो मेरे ख्याल से तो संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो कि इस बात के खिलाफ हो। हालांकि बहुत पहले केरल के केस में आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 की एक ऐसी व्याख्या की गई थी कि आर्टिकल 21 में जो मनुष्यों के लिए मर्यादापूर्ण जीवन का अधिकार है, तो उनका विस्तार करके उन्हें पशुओं के लिए भी माना गया था और कहा गया था कि पशुओं के लिए भी मर्यादापूर्ण जीवन का अधिकार होना चाहिए। तो अगर कोर्ट कुछ इस प्रकार की परिभाषा दे देता है तो जल्लीकट्टू फिर से बैन हो जाएगा। ठीक। दूसरी जो है वो ये है कि पशु क्रूरता अधिनियम जो 1960 में केंद्र सरकार ने बनाया था, जब तक उसमें संशोधन नहीं होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पशु क्रूरता समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। तो जब कोई चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट में होती है और उसमें अगर दो कानूनों के बीच विवाद हो जाए, राज्य के कानून और केंद्र के कानून के बीच, तो सदैव केंद्र का कानून ही मान्य होता है। तो ऐसी स्थिति में पेटा ये बोल सकती है कि चूंकि जो केंद्र का कानून था पशु क्रूरता के संबंध में वो अभी भी बना हुआ है, इसलिए राज्य का कानून अपने आप ही निरस्त हो जाता है। इसलिए उसके आधार पर जल्लीकट्टू को कराना पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि संविधान के अनुसार जो समस्या उत्पन्न हो सकती है वो कोर्ट उत्पन्न कर सकता है। जो दूसरी समस्या है तो वो तो ज़्यादा आगे उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में परिवर्तन करके उसे ऐसा बना देगी कि वो जल्लीकट्टू के खिलाफ न रह जाए। अगली खबर ये है कि फर्स्ट डे ट्रम्प रोज बैक पार्ट्स ऑफ ओबामा केयर, यानी कि पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा केयर एक पॉलिसी थी तो उसके कुछ हिस्सों को वापस ले लिया है। तो दोस्तों, ओबामा केयर दरअसल पे एक ऐसी पॉलिसी थी, एक ऐसी नीति थी जिसके अंतर्गत ऐसे लोग, अमेरिका में ऐसे लोग जिनके पास किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए ओबामा केयर पॉलिसी चलाई गई थी और उस पॉलिसी के तहत उनके इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है यानी कि बीमा की जो किस्तें होती हैं, तो वो सब्सिडी के तौर पे सरकार भरा करती थी। हालांकि उससे सरकार के राजकोष पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से कई सारे राजनेताओं ने ये कहा था कि इसको बंद करना चाहिए। 2 बार प्रस्ताव भी पारित करके भेजा गया कि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर दें और इस ओबामा केयर को बंद कर दें। लेकिन चूंकि ओबामा केयर में ये लगता था ओबामा जी को कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नीति होगी और आगे चल के जो कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनेगा राष्ट्रपति के लिए तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। हालांकि उसका कोई लाभ नहीं हुआ, हिलेरी क्लिंटन बुरी तरीके से हार गई। तो दोस्तों, अगली खबर है जल्लीकट्टू से संबंधित ही है। वो ये है कि आफ्टर जल्लीकट्टू इट इज़ कम्बालास्टन, यानी कि जल्लीकट्टू के बाद अब कम्बाला का नंबर है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कम्बाला जो एक खेल है तो ये बहुत पुराना खेल है, 1000 साल पुराना खेल है। लेकिन पिछले 40-50 सालों से इसमें ये भैंसों की दौड़ लगाने की एक प्रतियोगिता होने लगी है और इसमें ऐसा माना गया कि ये भी इसी एनिमल क्रुएल्टी यानी पशु क्रूरता के अंतर्गत आता है। तो हुआ ये था कि पेटा इसको लेकर के चला गया था कोर्ट में, तो कोर्ट ने इस पर ही बैन लगा दिया था। तो जल्लीकट्टू पे पहले लगा था, इस पर बाद में लगा था। अब चूंकि क्या था कि पिछले साल ये किया था, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करने वाली थी कि हम इस साल से फिर से चालू कर देंगे, लेकिन था क्या कि कोर्ट ने बैन लगाया हुआ था, तो कर्नाटक सरकार ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। तो उसने बाद में एक सफाई भी दी थी कि हमने जो कोई भी इसको
आयोजित करने का कार्यक्रम सोच रहे हैं, तो हमने उन सबको रोक दिया है और अपना नोटिफिकेशन जो है तो वापस ले लिया है कि हाँ कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन चूंकि अब जल्लीकट्टू के लिए जब इतना कुछ हो गया है और जल्लीकट्टू को कानूनी मान्यता मिलने ही वाली है लगभग, तो लोगों का कहना है कि फिर कंबाला को क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कंबाला भी तो जल्लीकट्टू जैसा ही एक खेल है। दोस्तों मैं बता दूं कि कंबाला जो है तो कर्नाटक के तटीय इलाकों में, तटीय जिलों में खेला जाने वाला एक खेल है, जिसमें कि भैंसों की एक दौड़ कराई जाती है। हालांकि इसमें पहले कुछ और हुआ करता था, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें भैंसों की जो ये दौड़ है जो दिख रही है सामने, ये दरअसल पे 40-50 साल पहले ही शुरू हुई है। दोस्तों एक खबर है, हालांकि खबर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 शब्द आए हुए हैं। पहली बात तो असम राइफल्स, तो असम राइफल्स जो है तो दुनिया का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है असम राइफल दुनिया का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। और दो जातियों, मतलब एक जाति का नाम लिखा है, उसी के दो नाम है, उसका नाम है ब्रू या रियांग। तो दोस्तों ब्रू या रियांग जो जनजाति है, तो ये जनजाति कहाँ रहती थी? मिजोरम में। लेकिन मिजोरम में जब एक जनजातीय संघर्ष हुआ था 1997 में, तो उसकी वजह से इनको मिजोरम छोड़ करके भागना पड़ा था और त्रिपुरा में शरण लेनी पड़ी थी। तो दोस्तों इनके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जोड़ियां बनाने के लिए दे देता है, जनजातियां एक तरफ और इलाके एक तरफ। जैसे कि पिछली बार दे दिया गया था कि कुर्द किधर के हैं और कहाँ कौन किसके हैं, और ऐसे ही बहुत बार दे दिया जाता है कि अफ्रीका की जनजातियाँ, दक्षिण अमेरिका की जनजातियाँ, अंडमान की जनजातियाँ। तो ये सब दोस्तों जनजातियाँ वगैरह आप जानने बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, कि आप इनको जानते रहिए कौन सी जनजाति कहाँ रहती है। तो ब्रू जनजाति कहाँ की थी? ये थी मिज़ोरम की। अब दोस्तों यहाँ पे एक जो खबर छपी हुई कि विल द सुपर बग स्केयर हिट होम, यानी कि क्या सुपर बग का डर देश में भी खलबली मचाएगा। तो दोस्तों यही जो सेम खबर 3-4 दिन पहले हम लोगों ने एक बात की थी कि एक अमेरिकी महिला थी और वो भारत आई थी और उसको फिर एक सुपर बग का बीमारी हो गया था। सेम खबर को इन्होंने एक दूसरे रूप में छापा है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे NDM1, तो इसके बारे में मैंने अच्छे से आपको समझाया था उस दिन। और इसके अलावा यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिप्सिला न्यूमोनियाई, इसके बारे में भी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था। ये भी बताया था कि ये किस तरीके से रेजिस्टेंट हो जाते हैं और फिर किसी दवा से ठीक नहीं होते हैं। तो सारी खबर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें अब जो हैं तो अनावश्यक हो चुकी हैं आपके लिए। अगली खबर यह है कि इंडिया टू स्टॉप वर्क ऑन J&K हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, यानी कि जम्मू कश्मीर में चलने वाले जल विद्युत परियोजनाओं को भारत को रोकने के लिए कहा गया है। तो कहा किसने कहा है? पाकिस्तान ने कहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान में एक संसदीय संयुक्त समिति बनी थी, यानी कि पार्लियामेंट्री से जॉइंट कमेटी बनी थी। तो उसने ये कहा है कि भारत को सिंधु नदी के समझौते का पालन करना चाहिए, और उस हिसाब से जो वो किशन गंगा और रातले में डैम बना रहा है, तो वो डैम सही नहीं है, वो नियम के खिलाफ हैं, इसलिए उनको उनके निर्माण को तुरंत रोका जाना चाहिए। तो दरअसल पे दोस्तों उसका ये भी कहना है कि चूँकि आपको पता होगा कि 1960 में ये जो संधि हुई थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, तो अभी पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक भी गया था, तो उनसे उसने विनती की थी कि आप कृपया इस मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें, ताकि भारत उन बांधों का निर्माण ना करे। क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगर वो बांध बन जाएंगे तो पाकिस्तान जाने वाला जो पानी है तो उसका कुछ हिस्सा भारत उपयोग करने लगेगा, जो कि सिंधु नदी की ट्रीटी के खिलाफ होगा। हालांकि मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान मूलतः क्या है? पाकिस्तान मूलतः एक डेजर्ट इलाका यानी कि एक रेगिस्तानी है। रेगिस्तान का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान का मतलब होता है ऐसा इलाका जहां 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा हो। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो वार्षिक वर्षा है तो लगभग 25-30 सेंटीमीटर के आसपास ही है, यानी कि तकरीबन लगभग एक रेगिस्तान जैसा इलाका है। यानी कि अगर नदियों का पानी ना हो तो पाकिस्तान जो है तो पूरी तरीके से एक रेगिस्तान बन जाएगा। और जिस तरीके से सारी दुनिया में पानी को लेकर के मारामारी बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं कि भारत में भी लगातार पानी की कमी हो रही है, पाकिस्तान में भी पानी की कमी हो रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार जो हमारी जनसंख्या है बढ़ती जा रही है, पानी का जो उपयोग है बढ़ता जा रहा है, पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है दोनों ही देशों की। अब ऐसी स्थिति में पानी का जो प्रवाह है वो तो वही है जो कि हमारा 60 साल पहले थे, यानी जितना पानी नदियों में 60 साल पहले था उतना आज भी है। लेकिन हमारी जनसंख्या 4 गुना से 6 गुना तक बढ़ चुकी है, हमारी 4 गुना, पाकिस्तान की 6 गुना। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि दोनों ही देशों का जो जल का उपयोग का स्तर है वो पहले से 6 गुना तक बढ़ चुका है। और आज की कृषि भी जो है तो वो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा जल सघन होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए अपने देश के पानी को दूसरे देश को देना। अब जैसे कि पंजाब और हरियाणा के बीच ये झगड़ा हो गया कि पंजाब ने कहा कि हम सतलुज यमुना लिंक का जो पानी है वो हरियाणा नहीं जाने देंगे, क्योंकि इससे पंजाब का जो पानी है वो छिन करके हरियाणा पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के जो झगड़े हैं पानी को लेकर के वो बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि कावेरी को लेकर के कर्नाटक और
और तमिलनाडु के बीच कितनी लंबी लड़ाई चली है अभी, तो वो लड़ाई भी समाप्त नहीं ही हुई है। देखिएगा वो अगले साल हो सकता है फिर से चालू हो जाए किसी न किसी रूप में। तो इस तरीके से दोस्तों दुनिया भर में जल संकट से निपटने के लिए जल प्रबंधन के उपाय बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। अगर नहीं किए गए तो निश्चित तौर पे मानिए कि आगे चल के बहुत बड़ा संकट आएगा। तो दोस्तों आप जल प्रबंधन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमेशा पढ़ते रहिए और उसका नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जल प्रबंधन पे 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, मेंस में आएंगे। अगली खबर यह है कि वीमेन अक्रॉस द वर्ल्ड हिट द स्ट्रीट अगेंस्ट ट्रंप, यानी कि सारी दुनिया में महिलाएं ट्रंप के खिलाफ सड़कों पे उतर आए। तो बहुत बड़ा आर्टिकल दिख रहा है आधे पेज का, लेकिन आपके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब यूपीएससी के लिए कुछ भी नहीं था। अगली खबर यह है कि 25 किल्ड 50 इंजर्ड इन पाक मार्केट ब्लास्ट, यानी कि पाकिस्तान में एक बाजार में विस्फोट की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग घायल हो गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारी घटनाएं वहाँ पे करता कौन है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि पाकिस्तान में इस समय 2 संगठन हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमले करते हैं। पहले का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने कि इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दूसरे का नाम है लश्कर ए झंगवी यानी LEJ। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को TTP कहा जाता है और ये तालिबान की ही एक विंग है जो कि इस सिद्धांत को लेकर के चलती है कि पाकिस्तान में शरीयत का कानून होना चाहिए, और जब तक पाकिस्तान में शरीयत का कानून नहीं आएगा तो हम पाकिस्तान में इतने हमले करेंगे कि पाकिस्तान त्रस्त हो जाएगा और अंतिम में वो हमारी बात के लिए मजबूर हो जाएगा। और इनका ये भी एक प्लान है कि हम आगे चल के इतनी बड़ी फ़ौज बना लेंगे कि हम पाकिस्तान की फ़ौज को हरा देंगे और पाकिस्तान पर कब्जा करके वहाँ पर एक शरिया निज़ाम स्थापित करेंगे। तो ये उनकी सोच है तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की। अब इनकी बहुत दिन से लड़ाई चल रही है पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान के गले पड़े हुए हैं। वजह यह है कि इन्हें किसी ज़माने में पाकिस्तान ने ही पाला था, लेकिन होता क्या है कि जो आतंकवादी दहशतगर्द होती है इनका कोई मजा वजह कुछ नहीं होता। ठीक होता ये है कि इनको जहाँ पे सत्ता का लालच दिखने लगता है, जहाँ पे इनको ताकत दिखने लगती है, ये वहीं पे आगे बढ़ने लगते हैं। तो हुआ ये कि इनको लगा कि अफ़गानिस्तान पे तो जो कब्जा था तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो बात की बात है, बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान में पहले कब्जा कर लो। तो इस वजह से ये पाकिस्तान में कब्जा करने की कोशिश करने लगे। तो हुआ ये कि पाकिस्तान की जो फ़ौज थी तो वो इन पर मतलब कहर बरपाने लगी, इनको मारने लगी। तो इन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे संगठन थे, बहुत सारे तालिबानी संगठन, उन सब ने मिल करके TTP बनाया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब TTP जो था तो बहुत मजबूत संगठन हो गया कुछ दिन बाद, और इसमें तकरीबन 50,000 लड़ाके आ गए। और आपको पता नहीं होगा कि इसकी बहुत दिन से पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है और पाकिस्तान ने TTP को ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब। क्या नाम था? ज़र्ब-ए-अज़्ब। तो उस ऑपरेशन को पाकिस्तान की सेना ने कहा कि बहुत बहुत बड़ा ऑपरेशन था, पूरा TTP को हमने उड़ा के रख दिया है ये वो। लेकिन अगर उड़ा के रख दिए होते तो क्या कल ये घटना होती? नहीं होती। रीज़न ये है कि TTP को ये ख़त्म नहीं कर पाए हैं, क्योंकि TTP जो है तो आधा पाकिस्तान में आधा अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। दूसरी दिक्कत ये है कि जो TTP है तो TTP को बाकी भी छोटे मोटे संगठनों से जैसे लश्कर ए झंगवी इत्यादि से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता रहता है। तो बात ये बताऊं कि पिछले 10 सालों में TTP और पाकिस्तानी फ़ौज के बीच जो जंगें हुई हैं तो उसमें तकरीबन 8,000 पाकिस्तान के सिपाही मारे जा चुके हैं। हालांकि 10-12 हज़ार TTP के लोग मारे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि 8,000 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के बावजूद भी और ख़ुद के 12-13 हज़ार मरने के बावजूद भी ये लोग कमज़ोर नहीं पड़े हैं, ये लोग लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो भविष्य क्या है वो तो पाकिस्तान ही जानता है। अगली खबर ये है कि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि गाम्बियाज लॉन्ग टाइम रूलर स्टेप डाउन, यानी कि गाम्बिया के लंबे वक्त से तानाशाह रहे यहिया जम्मे साहब ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो दोस्तों हुआ ये था कि 7,000 सैनिक नाइजीरियाई और सेनेगल के वो घुस चुके थे गाम्बिया में, और उन्होंने कहा था कि अब अगर जम्मे साहब नहीं हटेंगे तो हम सीधा वहाँ की राजधानी जो है तो बांजुल में हमला करेंगे और वहाँ से जम्मे साहब को हम गिरफ़्तार कर लेंगे और हटा देंगे पद से। तो यहिया जम्मे साहब जो थे तो डर गए, वो सोचे कि अब कौन ये लफड़ा मोल ले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस अपने पद को छोड़ने को तैयार हूँ। हालांकि अभी भी उन्होंने राष्ट्रपति भवन को छोड़ा नहीं है वहाँ के, तो पता नहीं वो आगे क्या होगा, 1-2 दिन में साफ़ हो जाएगा। लेकिन जो है तो सेना तो घुस चुकी है वहाँ पे और वो अब गाम्बिया के अंदर बैठी हुई है कि जैसे ही उनको आदेश मिलेगा अपने अपने देशों से तो वो तुरंत जा कर के हमला कर देंगे इनकी जम्मे साहब के ऊपर। तो कुल मिलाकर के आप मान के चलिए कि जामे साहब में अब इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आगे लड़ेंगे। तो इस प्रकार से जामे साहब का जो पूरा युग है वो अब ख़त्म हो जाएगा। और आपको बता दूं कि 1994 में ये तख्ता पलट करके वहाँ के तानाशाह बने थे। तो 1994 से 2017 यानी कि लगाइए कि हो सकता है कई लोगों की इतनी उम्र हो, 1994 में पैदा हुए हों, तो सोचिए तब से जामे साहब वहाँ पर जमे हुए थे। नाम ही था जामे, तो जमे हुए थे। दोस्तों तुर्की के संबंध में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एर्दोगन स्ट्रेंथन्स ग्रिप एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ अप्रूव, यानी कि
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को स्वीकृति मिलने के बाद से एर्दोगान की जो पकड़ है बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है तुर्की में। अब है क्या कि आपको बता दूं कि ये जो तैयब एर्दोगान साहब हैं तो ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं, लेकिन है क्या कि अभी तक तुर्की में कैसी व्यवस्था थी, संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम था। अब वहाँ पे एक संशोधन हुआ था, उसके हिसाब से संशोधन के हिसाब से तुर्की की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको बदल करके संसदीय व्यवस्था से अध्यक्षात्मक व्यवस्था यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बदल दिया गया था। अब हो ये रहा है दोस्तों कि एक यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया है और उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि एक जनमत संग्रह कराया जाएगा जिसमें कि जनता ये तय करेगी कि क्या एर्दोगान साहब को लगातार 2029 तक तुर्की का प्रेसिडेंट बने रहने की इजाज़त होगी। तो दोस्तों ये है कि तुर्की का जो असेंबली है, तुर्की की जो पार्लियामेंट है 550 लोग हैं, उसमें अगर 330 लोग ये बोल देते हैं कि फला चीज़ को जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम के द्वारा घोषित किया जाएगा, तो अगर 330 लोग बोल देते हैं तो फिर वो चीज़ रेफरेंडम के लिए चली जाती है। तो यहाँ पे 339 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कह दिया कि तैयब एर्दोगान साहब को 2029 तक के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाए। तो अब ये है दोस्तों कि ये जो चीज़ है तो ये रेफरेंडम होगा यानी कि जनमत संग्रह होगा, लोग आएंगे वोटिंग करेंगे और वोटिंग करने के बाद ये तय हो जाएगा कि क्या 2029 तक के लिए ये वहाँ के राष्ट्रपति होंगे। तो दोस्तों एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, ये शुद्ध रूप से तानाशाही है और कुछ नहीं है। कोई आदमी कैसे इस बात को तय करवा सकता है कि वो खुद अगले 12-13 साल तक वहाँ का प्रमुख रहेगा, यानी कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। तो शुद्ध रूप से जैसे कि सद्दाम हुसैन थे, जैसे कि इस समय उत्तर कोरिया में किम जोंग उन हैं, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जो कि तानाशाही करना चाहते हैं वही इस तरीके के रास्ते अख्तियार करते हैं। तो है क्या कि ये क्या कह रहे हैं कि चूंकि देश में लगातार बहुत सारी फ्रेजाइल कोलिएशन यानी कि बहुत सारी ऐसी गठबंधन की सरकारें बनती थीं जो कि बिल्कुल नहीं चलती थी, टूट जाती थी, कभी बनती थी कभी टूट जाती थी, तो ऐसी सरकारों ने तुर्की का विनाश कर दिया, इसलिए अब मैं आऊँगा और मैं सारे तुर्की को फिर से मजबूत बनाऊँगा। तो दोस्तों इस तरह की बातें करके खुद को तानाशाह बना लेना जो है तो ये अक्सर होता रहता है। और हिटलर भी आपको पता होगा कि हिटलर चुनाव जीत के आया था और उसके बाद वो तानाशाह बन गया था, आपको पता है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ये तैयब एर्दोगान साहब का जो पूरा निर्णय है तो ठीक ऐसा ही निर्णय है कि ये तानाशाह बनना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ का जो अपोजिशन है यानी कि वहाँ का जो विपक्ष है तो उन्होंने साफ कहा है कि ये तो दरअसल पे संसद के द्वारा अपने ही इतिहास को धोखा देने के बराबर है, यानी कि जिस आधार पे संसद बनी थी वो उसी आधार को ख़त्म करना चाहती है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि आगे चल के अगर इनको इस तरीके की ताकत दे दी गई, रेफरेंडम में ये प्रूव मतलब कि इनको स्वीकृति मिल गई, तो उसके बाद इनके पास इतनी ताकत आ जाएगी कि बैलेंस ऑफ पावर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी डिक्री यानी आदेश देना, इमरजेंसी डिक्लेयर करना यानी कि आपातकाल की घोषणा कर देना, किसी भी मिनिस्टर की नियुक्ति करना, कोई भी उच्चतम अधिकारी जो है देश का उसकी नियुक्ति करना, ये सब इनके हाथ में आ जाएगा। तो यानी कि इतने ताकतवर हो जाएंगे कि फिर न इनके सामने पार्लियामेंट कुछ रह जाएगी, इनको कोई हटा ही नहीं सकेगा, खुद पार्लियामेंट भी चाहिए तो इनको नहीं हटा सकेगी, ये इतने ताकतवर हो जाएंगे। तो ले दे करके कुल मिलाकर के तानाशाही आने वाली है। तो दोस्तों इस पे ये है कि अगर ओबामा साहब होते तो इस पे एक तीखा प्रतिरोध वो जताते, उनकी पॉलिसी यही थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है तो अब वो कैसी होगी, यही देखने वाली बात है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ का विरोध करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई है और अमेरिका जो है तो हमेशा से ही लोकतंत्र का झंडा बरदार रहा है। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसका विरोध करें, या कि ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा कहें कि भाड़ में जाए, हमको किसी से और क्या लेना देना, हम क्यों किसी दूसरे के पचड़े में चलें, वो तानाशाही करते हैं तो करने दो। अगर वो इस तरीके की पॉलिसी लेके चलते हैं तब तो फिर हो गया कल्याण। दोस्तों अगली खबर ये है महत्वपूर्ण कि टैक्स फ्री विड्रॉल लिमिट फॉर पीएफ में राइज, यानी पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, तो यानी भविष्य निधि। तो भविष्य निधि के लिए जो एक विड्रॉल लिमिट है यानी धन निकासी की एक सीमा है, तो उस पर जो लिमिट है वो टैक्स फ्री कर दी जाएगी, 50,000 से बढ़ा करके 2 लाख कर दी जाएगी। यानी कहने का सीधा मतलब ये है कि मैं आपको पूरी तरीके से मामला समझाता हूँ कि जो आपका प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि होता है, तो आप जो पैसा कमाते हैं तो आपकी अर्निंग में से ही कुछ हिस्सा काट करके वो भविष्य निधि में आपके पीएफ अकाउंट में जोड़ दिया जाता है। अब जो आपका पीएफ अकाउंट होता है तो दरअसल पे आप उससे पैसा कब निकाल सकते हैं, आप उससे अगर 5 साल के पहले 50,000 रुपये से ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो उस पर 34.6% का इनकम टैक्स लगेगा। यानी कि अगले 5 साल तक अपने आप, अगर आपका 5 साल पूरा नहीं हुआ है नौकरी में, तो आप अगर अपना पीएफ निकालते हैं तो उसमें आपको
50,000 रुपये से ऊपर की सीमा तक 34.6% का इनकम टैक्स देना पड़ता। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब इस सीमा को बढ़ा करके 2 लाख कर दिया जाएगा, यानी कि अगर 5 साल के पहले आप 2 लाख रुपए भी निकालते हैं तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो प्रोविडेंट फंड होता है तो वो क्या होता है, वो भविष्य निधि होती है, यानी कि जो भी व्यक्ति होता है, ऐसा कोई भी संगठन जहाँ पर 20 या 20 से अधिक लोग कार्य कर रहे हों, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि वो कर्मचारी निधि यानी कि पीएफ फंड के हिसाब से लोगों का एक पीएफ फंड बनवाए और उसमें पैसा डाले और उनका पैसा काट के वहाँ पे डलवाए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये होता ये है कि ये जो पैसा होता है तो ये सरकार के पास या कि बैंकों के पास जमा रहता है, हालांकि सरकार के पास ही रहता है, क्योंकि इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कहते हैं ईपीएफओ, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और वो श्रम मंत्रालय के अधीन होता है। तो उन्हें दरअसल पे ये मैं बता दूं कि ये अभी जो कहा जा रहा है कि इसको 50,000 से 2 लाख, ये अनुशंसा है श्रम मंत्रालय की। अभी प्रधानमंत्री ने इसको कोई भी स्वीकृति नहीं दी है, तो जब प्रधानमंत्री स्वीकृति देंगे तब जा करके ये होगा। ये अनुशंसा है कि इसको कर दिया जाए, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मे राइज, यानी कि बढ़ सकती है, यानी कि धन निकासी की, टैक्स फ्री धन निकासी की जो सीमा है वो बढ़ सकती है, यानी कि अभी बढ़ी नहीं है। तो दोस्तों जब बढ़ जाएगी तो इस पर और डिटेल्स आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, हालांकि मुद्दा आप समझ गए। दोस्तों अगली खबर ये है कि मिसलीनिंग एड्स फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर सेंटर्स स्कैनर, यानी कि पारंपरिक दवाओं के लिए भ्रामक विज्ञापन अब केंद्र की निगरानी में होंगे। तो दोस्तों पूरा मुद्दा क्या है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप जानिए कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी कि आयुष मंत्रालय क्या है। तो आप आयुष की स्पेलिंग देख रहे होंगे AYUSH, इसे कैपिटल में क्यों लिखा गया, क्यों? ए का मतलब आयुर्वेद, या वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब होम्योपैथी। तो ये कुल 5 प्रकार की ये पारंपरिक दवा पद्धतियाँ रही हैं, यानी कि उपचार पद्धतियाँ रही हैं, जिनका कि भारत में अभी भी उपयोग होता है। तो भारत सरकार ने सोचा था कि क्यों ना इसका संवर्धन करने के लिए और इनको बढ़ावा देने के लिए हम एक मंत्रालय ही बना दें, तो उन्होंने आयुष मंत्रालय का गठन किया था। तो दोस्तों ये है कि अब आज की तारीख में जो इस प्रकार की जितने भी जो 5 मैंने आपको ये बताई, तो इस प्रकार की जितनी भी औषधियाँ या दवा पद्धतियाँ हैं, तो इनको अब पूरी तरीके से आयुष मंत्रालय हैंडल करता है। स्वास्थ्य विभाग इनके बारे में अब कोई भी मतलब नहीं रखता है। तो अब जब स्वास्थ्य विभाग का इसलिए लेना देना नहीं है, अब सीधा इसका लेना देना किससे है, आयुष विभाग से। तो आयुष विभाग को ही अभी देखना पड़ेगा कि इसके संबंध में जो भ्रामक विज्ञापन फैलाए जाते हैं, टीवी में देखते होंगे कि फला चूरन, फला चूरन, फला थेरेपी, फला ये, फला ढेका, अब ये सारी चीज़ें जो आती रहती हैं टीवी में, तो ये बहुत सारी भ्रामक होती हैं, उनको खाने से होता कुछ नहीं है। तो उनका ये कहना है कि इस तरीके के भ्रामक चीज़ों से बचाने के लिए, भ्रामक विज्ञापन से लोगों को बचाने के लिए हमने ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या किया है, एक MOU साइन किया है। तो दोस्तों जो ASCI है, तो देश में चाहे कोई भी प्रचार हो, कोई भी प्रचार, चाहे किसी भी चीज़ का प्रचार हो, तो उस पर निगरानी करने का काम किसका है, ASCI का। तो चूंकि ये हर चीज़ पे निगरानी करती है, तो मंत्रालय ने इसे संपर्क किया कि भाई हम आपसे MOU साइन कर लेते हैं, तो आपका जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल है, यानी कि उपभोक्ता शिकायत परिषद है, तो आप उसमें से जो कोई भी लोगों की, उपभोक्ताओं की शिकायत आएंगी, तो आप उन शिकायतों के आधार पे हमको सूचित कीजिएगा, और आप इसके साथ साथ निगरानी रखिएगा कि जितने भी औषधियों को, इस तरीके की पारंपरिक औषधियों को भ्रामक तरीके से दिखा दिखा करके बेचते हैं कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, जबकि होता है उससे कुछ नहीं है, तो आप उसकी हमें जानकारी दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कारण क्या है, कारण ये है कि अगर आप गलत नाम से कोई दवा बेचेंगे और दावा करेंगे कि इससे ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, और अगर आपको नहीं होगा, तो आपका क्या उससे बनेगा उस चीज़ पे परसेप्शन, आपका दृष्टिकोण ये बनेगा कि ये औषधियाँ जो हैं, ये जो प्राकृतिक उपचार हैं, ये सब घटिया हैं, झूठे हैं, लोग इनसे लूट मचाते हैं, और इससे जो भारत की पुरानी संस्कृति थी, तो वो इस लूट का शिकार हो जाएगी, और आगे चल के कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि सब सोचेंगे कि ये तो धोखेबाजी है, इससे कुछ नहीं होता है। तो यही कहना है मंत्रालय का कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे भ्रामक विज्ञापन इतने ज़्यादा फैल जाएं कि लोग जब इस औषधियों को उपयोग करें तो कोई असर ना हो, और असर ना होने के बाद मतलब कि जैसा दावा किया जाता है वैसा असर ना हो, और जब असर नहीं होगा तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, तो देश की जो पुरानी परंपरा है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों था क्या कि यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 क्या है, और इसके कुछ नियम क्या हैं। तो हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं इसके बारे में बहुत जाना, सिर्फ आप इसका नाम जान लीजिए कि किस एक्ट के आधार पे ये उस पर कार्यवाही करेंगे।
तो ले दे करके यही एक सारी बात थी। मेन आयुष मंत्रालय था, तो आयुष मंत्रालय के बारे में मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कभी इसका पूरा नाम कहीं पूछ ले। दोस्तों अगली खबर ये है कि जापान ने भारत को धमकी दी है कि वो उसे WTO में यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ले जाएगा, क्योंकि अभी जो समस्याएं चल रही हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के कारण दुनिया भर में एक संरक्षणवादी व्यापार की वजह से उत्पन्न हुई हैं। तो मैं बता दूं कि इसका क्या मतलब है। संरक्षणवादी व्यापार यानी प्रोटेक्शनिज्म का मतलब यही होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कि बाहर का आयात को कम कर देना और अपने देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना है कि हम बाहर का जो स्टील वगैरह है वो हम नहीं लेंगे, अब हम अमेरिका में ही स्टील ज़्यादा उत्पादित करेंगे। अब दोस्तों बता दूं कि जापान जो है तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है, और जितना उत्पादन करता है उसका आधा वो निर्यात कर देता है। अब अमेरिका तो बहुत मुश्किल है उसका स्टील जितनी मात्रा में पहले पहुँचता था उतनी मात्रा में दोबारा पहुँच पाए। भारत ने भी क्या किया था कि भारत ने पिछले साल ये किया था कि बहुत ज़्यादा स्टील बाहर का, जापान का भारत आ रहा था और चीन का भारत आ रहा था। तो तीन देश, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, इनका स्टील भारत आ रहा था, जिसकी वजह से देश की जो कंपनियां थीं तो उनका स्टील थोड़ा महंगा होने की वजह से बिक नहीं पा रहा था और देश की कंपनियां बर्बाद हो रही थीं। तो भारत सरकार ने उस पर 20% की एक ड्यूटी, एक अतिरिक्त शुल्क लगा दिया था। इससे क्या हुआ कि वो स्टील जो है तो भारतीय स्टील से महंगा हो गया, तो उसकी बिक्री कम हो गई। अब हुआ ये था कि इससे जापान जो स्टील भारत को निर्यात करता था उसमें भारी मात्रा में कमी आ गई। अब चूंकि ये है कि भारत भी कम ले रहा है, आगे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम तो और कम लेंगे, तो इस तरीके से जापान की स्टील इंडस्ट्री जो है तो बर्बादी के कगार पे आ जाएगी। तो अब जापान को कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो उसने कहा कि हम आपको WTO ले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों WTO दरअसल पे ऐसा है कि वहाँ पर WTO में जो भी समझौते होते हैं वो सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं, और अगर कोई देश उन समझौतों को नहीं मानता है तो उसे WTO से बाहर किया जा सकता है। और WTO से बाहर होने का मतलब है कि आप बहुत सारे व्यापारिक जो संभावनाएं हैं उनसे बाहर हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारी व्यापारिक अवसर जो मिलते हैं एक देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए, वो उससे बाहर हो जाएगा। तो WTO के जो समझौते हैं वो सभी को मानने पड़ते हैं। तो WTO में जो समझौता है तो उसके हिसाब से जापान ने कहा है कि इस तरीके का प्रतिबंध लगाना, आयात शुल्क बढ़ा देना, ये सब गलत नीतियाँ होती हैं, और अगर भारत इन नीतियों को नहीं हटाता है तो हम उसको WTO में लेके जाएंगे। तो अब दिक्कत ये है दोस्तों कि जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको चीज़ बता दूं कि सारी दुनिया में ये समस्या जो है स्टील की, ये समस्या पैदा होती जा रही है। ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये हुई ऐसे थी कि वियतनाम, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका जो थे, तो चीन बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना स्टील यहाँ भेज रहा था, जिससे कि इन देशों की जो स्टील इंडस्ट्रीज थी वो बर्बाद हुई जा रही थी। क्यों? क्योंकि चीन का स्टील काफ़ी ज़्यादा सस्ता था। तो उन्होंने भी क्या किया था कि ये अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया था, आयात शुल्क बढ़ा दिया था, तो जिसकी वजह से चीन ने इसका विरोध किया था कि भाई ऐसा नहीं करो, नहीं तो हमारा तो स्टील नहीं जा पाएगा ना वहाँ। अब है क्या कि इसकी वजह से जो चीन का जो स्टील का जो निर्यात था वो 3.5% तक गिर गया था। अब दोस्तों वही है कि ले दे करके बहुत सारे देश जो स्टील एक्सपोर्ट करके काफ़ी पैसा कमाते हैं, तो इससे निश्चित तौर पे घबराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया भर में जो स्टील के उनके बाज़ार हैं तो वो प्रतिबंध लगा दें और उनका स्टील वहाँ पर ना पहुँचे। अब मैं आपको बता दूं स्टील के संबंध में कि भारत जो है तो दुनिया का स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत कितना उत्पादन करता है एक साल में? तकरीबन 9 करोड़ टन। उसके बाद ऊपर जो है तो दूसरे नंबर पे है जापान। तो दूसरे नंबर पे जापान कितना उत्पादित करता है? 11 करोड़ टन सालाना उत्पादन बता रहा हूँ। और जो सबसे ऊपर है स्टील उत्पादन में वो अभी भी चीन बना हुआ है। तो चीन कितना उत्पादन करता है थोड़ा अंदाज़ा लगाइए। भारत 9 करोड़, जापान 11 करोड़, लेकिन चीन ना तो 20 करोड़, ना तो 25 करोड़, ना तो 35 करोड़। चीन करता है 82 करोड़ टन स्टील का उत्पादन। तो सोचिए कि हमसे 10 गुना ज़्यादा स्टील चीन पैदा करता है। तो दोस्तों आज जो पीछे लाइफ वाला पेज होता है उसमें सारी वैज्ञानिक खबरें हैं, तो एक एक करके आपको बताता हूँ। तो पहली खबर ये है कि मासिव अंटार्कटिक आइस शेल्फ रेडी टू ब्रेक, यानी कि एक बहुत बड़ी अंटार्कटिका की जो आइस शेल्फ है वो टूटने वाली है। तो दोस्तों आइस शेल्फ क्या होती है पहले आपको बता दूँ। तो जब कोई भी महाद्वीप होता है जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, जैसे ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका, तो उस बर्फ़ की जो आइस शीट होती हैं यानी कि हिम चादरें, और उनके जो ग्लेशियर यानी हिमनद होते हैं, तो जब ये बहते बहते खिसकते खिसकते वो समंदर के तट पर आ जाएं और धीरे धीरे ऐसा हो कि उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर में उतर जाए और पानी में तैरने लगे, और कुछ हिस्सा उनका फिर भी महाद्वीपों में बना रहे, तो उनको कहा जाता है आइस शेल्फ। तो दोस्तों होता क्या है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये आइस शेल्फ टूट जाती हैं और फिर पूरी की पूरी पानी में आ जाती हैं। तो दोस्तों यही हो रहा है। मैंने आपको तकरीबन 7-8-10 दिन पहले बताया था लार्सन सी आइस शेल्फ के बारे में जो कि टूट रही थी। तो दोस्तों ये पिछले हफ्ते की जो घटना थी तो उससे थोड़ी सी और आगे बढ़ी है।
और अब इसकी जो टूटन है, जो इसका टूटने की प्रक्रिया है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक 10 किलोमीटर चौड़ा एक क्रैक, एक फ्रैक्चर इसमें बन चुका है, यानी कि अब ये लगभग टूट ही जाएगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो अंटार्कटिक की आइस शेल्फ हैं, यानी कि जो सिर्फ लार्सन सी आइस शेल्फ है, तो यानी कि अगर ये पूरी की पूरी टूट जाए, और यानी कि अभी ये पूरी नहीं टूटी है, अगर ये पूरी की पूरी टूट जाए तो क्या होगा कि दुनिया भर का जो जल स्तर है तो वो 10 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। हालांकि ये बता दूं कि इसके पहले जो दो बड़ी बड़ी आइस शेल्फ थी जिनका नाम लार्सन ए और लार्सन बी था, तो लार्सन ए जो थी तो 1995 में ही टूट के बिखर गई थी, और जो लार्सन बी थी वो 2002 में टूट के बिखर गई थी। अब ये लार्सन सी जो है तो ये भी अब टूट के बिखरने वाली है। तो कुल मिलाकर के ऐसा हो रहा है धीरे धीरे कि अंटार्कटिक वगैरह की जो बर्फ़ है वो टूट करके पिघल रही है, इधर उधर बिखर रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है, और आगे चल के हो सकता है कि दुनिया भर का जो सी लेवल है यानी कि समुद्र स्तर है वो बढ़ जाए, और इससे जो दुनिया भर के द्वीपीय देश हैं और तटों पर बसे हुए शहर हैं ये डूबने कगार पे आ जाएंगे। दोस्तों अगली खबर ये है कि एक सिंगल रॉकेट में, यानी एक ही रॉकेट में 103 उपग्रहों को इसरो को छोड़ने की योजना क्या है उसके संबंध में ये पूरा आर्टिकल है। दोस्तों पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो फिजिक्स से यानी कि भौतिक शास्त्र से संबंधित है। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि VSSC ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में। दो और बता देता हूँ क्योंकि इनमें से एक आ ही सकता है। एक है दोस्तों उसका नाम है सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, तो वो कहाँ है, तो वो दोस्तों श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, वो आंध्र प्रदेश के पास पुलिकट झील के पास एक द्वीप है श्रीहरिकोटा। तीसरा दोस्तों ये है कि अब्दुल कलाम स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो दोस्तों वो उड़ीसा के निकट एक व्हीलर द्वीप है, व्हीलर आइलैंड, उसी का नाम बदल करके अब अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि व्हीलर आइलैंड जो था उसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया है, और वहाँ पर भारत का एक और स्पेस रिसर्च सेंटर है, मतलब वो लॉन्चिंग सेंटर है दरअसल पे। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं कि विक्रम साराभाई कहाँ पे है, सतीश धवन कहाँ पे है और अब्दुल कलाम कहाँ पे है। ये तीनों हो सकता है जोड़ी मिलाने के लिए दे दे कहीं किसी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूरा का पूरा उन्होंने बताया हुआ है तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा आपसे कर देता हूँ। द ट्रायल विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि जो उपग्रह हैं तो वो लॉन्च व्हीकल से यानी प्रक्षेपक यान से अलग अलग दिशाओं में छोड़े जाएंगे, और इस प्रकार से छोड़े जाएंगे कि उनके बीच का जो कोण और उनके बीच की जो टाइमिंग यानी समय है वो इस प्रकार से रहेगी कि कोई भी दो उपग्रह आपस में ना टकराएं। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि उनके उपग्रहों के छोड़े जाने की जो आपेक्षिक वेलोसिटी यानी कि आपेक्षिक गति अर्थात रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 1 मीटर प्रति सेकंड होगी, यानी कि हर जो ऊपर वाला उपग्रह होगा तो नीचे वाले उपग्रह से 1 मीटर प्रति सेकंड की ज़्यादा रफ्तार से छोड़ा जाएगा। तो इससे उनके बीच की जो अपेक्षिक रफ्तार है वो 1 मीटर प्रति सेकंड की बनी रहेगी। और इससे क्या होगा कि जब एक हज़ार सेकंड बीतते जाएंगे तो हर 1,000 सेकंड में वो जो उपग्रह हैं तो वो जो लॉन्च व्हीकल है उससे 1,000 मीटर की दूरी पर जा चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनका ये कहना है कि बहुत कम संभावना है कि कोई भी उपग्रह एक दूसरे से टकराएं, यानी या कि फिर जो लॉन्च व्हीकल भी है तो वो किसी उपग्रह से खुद ही टकरा जाए। तो है क्या दोस्तों कि कुल मिलाकर के ये पूरी यहाँ पे व्याख्या की गई है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है कि ये क्या है। और इसको मैं बता दूं कि इसको ले कौन सा जा रहा है यान, तो दोस्तों जो लॉन्चिंग व्हीकल यानी प्रक्षेपक यान इसको ले करके जा रहा है उसका नाम है PSLV-C37। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि PSLV-C37 हो सकता है कि इनके बारे में सब कुछ दे और नीचे लिख दे कि इसको यान ले गया था PSLV-C37, लिख दे कि PSLV-C30, तो हो सकता है आप C30 में आ रहे हैं तो गलत हो जाएगा, C37 से गया है। अगली खबर ये है कि न्यू टेक्निक फॉर फास्टर डायग्नोसिस ऑफ HIV, यानी कि HIV के परीक्षण के लिए एक नई तकनीक बनाई गई है जिससे कि HIV परीक्षण तेज़ी से हो सकेगा। तो खबर ये है दोस्तों कि साइंटिस्ट हैव डेवलप न्यू मेथड फॉर मेडिकल टेस्टिंग दैट में लीड टू फास्टर डायग्नोसिस ऑफ HIV, लाइम डिसीज, सिफिलिस एंड रोटावायरस इन्फेक्शन, यानी कि सिर्फ HIV ही नहीं बल्कि HIV, लाइम डिसीज़ और सिफिलिस और रोटावायरस संक्रमण, इन सारी बीमारियों की तेज़ी से डायग्नोसिस करने के लिए, तेज़ी से परीक्षण करने के लिए ये एक नई तकनीक लाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि कंबाइन कटिंग एज नैनो साइंस विद द मैग्नेटिक फिनोमिना, यानी कि जो अभी अभी हाल ही में खोजी गई नैनो साइंस है उसको बहुत पुरानी 170 साल पुरानी जो चुंबकीय प्रक्रिया है तो उसके साथ मिला करके एक नई प्रक्रिया बनाई गई है।
तो दोस्तों जो पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा तकनीकी और वैज्ञानिक आर्टिकल है, तो आपको सीधे तो समझ में आएगा नहीं, आप पढ़ेंगे भी तो मैं आपको पहले इसके बारे में पूरी चर्चा कर देता हूँ। चर्चा दोस्तों ऐसी है कि एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं BSA, यानी कि उसका पूरा नाम है बोविन सीरम एल्ब्यूमिन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोटीन जो हो, तो वो प्रोटीन उसकी एक एंटीबॉडी होती है। तो हर प्रोटीन की अपनी एक एंटीबॉडी होती है। तो जो अगर आप प्रोटीन की एंटीबॉडी को अगर नैनो कणों से लपेट दें, यानी कि नैनो कणों की अगर उसके ऊपर आप कोटिंग कर दें, तो उससे क्या होता है कि जो एंटीबॉडी है तो वो अपने प्रोटीन से सीधे जाकर के चिपक जाती है। ये नैनो कणों की एक विशेषता है कि अगर नैनो कणों को उसके किसी भी प्रोटीन की एंटीबॉडी के साथ चिपका दिया जाए, तो जो एंटीबॉडी प्रोटीन होता है, वो जो प्रोटीन होता है, तो वो सीधे जाकर के उस नैनो कण से, उस एंटीबॉडी से वहाँ पे जाकर के चिपक जाता है। और उसी से वो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि फला व्यक्ति को वो बीमारी है कि नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे वही एक जो बात थी तो कही गई है। उसमें जो नई चीज़ यहाँ पे खोजी गई है वो ये खोजी गई है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी परीक्षण हो, चाहे आपका DNA परीक्षण हो, चाहे कोई भी परीक्षण हो, तो दोस्तों जब कोई भी परीक्षण किया जाता है तो उसमें एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं अलाइनमेंट, यानी कि रेखीकरण। तो रेखीकरण की प्रक्रिया सदैव आवश्यक होती है, चाहे कोई भी टेस्ट हो। तो दोस्तों यही है कि इसमें जो रेखीकरण की प्रक्रिया है, तो उसमें अलाइनमेंट की प्रक्रिया में एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है। वो कौन सी है? उसमें आयरन कोर की प्रक्रिया। यानी कि जो आयरन कोर होता है, तो आयरन कैसा एक चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक से चुंबकित हो जाता है। तो जब एक आयरन कोर को आप वहाँ पे उपयोग करेंगे, तो जैसे ही आप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे उत्पन्न करेंगे, तो जो विलयन है, जिस विलयन में ये परीक्षण द्रव मिला करके परीक्षण किया जाता है, तो उसमें अपने आप जो प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, तो वो नैनो कणों के साथ मिल करके एक रेखीकरण में, एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि वो फला व्यक्ति को HIV है कि नहीं है। तो दोस्तों ये चूंकि क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तुरंत उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ये प्रक्रिया जो है तो ये पहले से ज़्यादा तेज हो जाएगी। अगली खबर ये है कि एसन स्पॉट विद द सेंटर ट्वाइस द अर्थ साइज ऑफ अर्थ, यानी कि सूर्य पे एक धब्बा सूर्य स्थल या सन स्पॉट पाया गया है, जिसका कि आकार धरती के आकार से 2 गुना बड़ा है। तो दोस्तों बहुत पहले इसको देखा गया था, और मतलब कि इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले प्राप्त की गई थी, लेकिन अब इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली गई है। क्यों प्राप्त कर ली गई है? कि एक आल्मा नाम की क्या है, एक अरे है, यानी एक टेलीस्कोप है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे। तो आल्मा, यानी आल्मा क्या है दोस्तों? एक तरीके की ये टेलीस्कोप ही है। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये है दोस्तों कि ये भी एक प्रकार की रेडियो इंटरफेरोमीटरी टेलीस्कोप ही है, लेकिन ये जो है तो ये 1 मिलीमीटर की जो रेडियो वेव्स होती हैं तो उनको भी पकड़ लेती है। अभी तक जो हमारे पास टेलीस्कोप थी तो वो हमेशा उससे जो छोटी रेडियो वेव्स होती थी, तो छोटी तरंगदैर्घ्य, छोटी वेवलेंथ वाली जो रेडियो वेव्स होती थी, सिर्फ उनको पकड़ पाती थी। ये एक बड़ी रेडियो वेव्स, यानी कि जो 1 मिलीमीटर तक की भी जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको भी ये पकड़ लेती है। तो जिसकी वजह से इसने जो नई खोज की है, जो सूर्य से आने वाली रेडियो वेव्स हैं, तो उसको पकड़ करके इसने एक नई खोज की है, और उससे हमें सूर्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आल्मा क्या है, क्योंकि दोस्तों यही आएगा, क्योंकि आइस क्यूब के बारे में पहले एक आ चुका है। आइस क्यूब क्या है? एक ऑब्जर्वेटरी थी, उसके बारे में पहले आ चुका है। तो सबसे ज़्यादा ये है कि आल्मा क्या है। तो दोस्तों यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी जो है ESO, उसने चिली के अटाकामा मरुस्थल में एक रेडियो इंटरफेरोमेट्री अरे लगाया था और उसका नाम दिया था आल्मा। तो यही जो आल्मा है, तो अब इसने एक नई खोज की है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ये भी जानने योग्य बात बता देता हूँ कि उसने अब जो खोज की है, जो उसने चित्र खींचे हैं, जो उसने फ़ोटोज़ ली हैं, तो वो फ़ोटोज़ पता है कहाँ से आई हैं? वो कहाँ से निकल के, मतलब कि जो रेडियो वेव्स निकली थी जो कि उस चित्र में खिंच गई, वो सूर्य के क्रोमोस्फेयर नाम के स्थान से निकल के आती हैं। तो दोस्तों सूर्य में भी कई सारे मंडल होते हैं, जैसे पृथ्वी में होते हैं। तो आपको ये देखना है कि सूर्य में और कौन कौन से मंडल होते हैं और क्रोमोस्फेयर क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से द हिंदू का आज के दैनिक हिंदी अनुवाद का पूरा कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो आप ये ज़रूर कमेंट कर दें कि मैंने आज कौन कौन से मुद्दों को कवर किया है, तो इससे मुझे आसानी होगी। और दूसरा जो आप एक काम कर सकते हैं वो ये, कुछ लोगों ने किया भी है,
कि मुझे तो रोज़ाना ये समय नहीं मिल पाता है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में और कहीं पे जा कर के शेयर करूँ इसकी लिंक को। तो आपसे बस यही एक मेरी विनती है कि आप अगर चाहें तो इसकी लिंक को कम से कम एक या दो ग्रुप में तो शेयर कर ही सकते हैं, खासकर आप जिनमें हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा जो मकसद है, तो मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के छात्रों का लाभ हो। और चूंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं ये यूट्यूब चैनल को खूब ज़्यादा प्रमोट करूँ, पैसे कमाऊँ, क्यों? क्योंकि मैं कोई टीचर या प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। मैं साधारण रूप से आपकी तरह यूपीएससी की तैयारी करने वाला एक छात्र हूँ। तो मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं था, मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से मैं जब खुद तैयारी कर ही रहा हूँ तो कुछ एक डेढ़ घंटा निकाल करके हिंदी माध्यम के छात्रों की कुछ सहायता भी कर देता हूँ। तो इस वजह से मैंने ये पूरा चैनल स्टार्ट किया था, इसके पीछे कोई दूसरा मकसद था ही नहीं। तो दोस्तों आपके सहयोग, जिन्होंने मुझे सहयोग किया, तो मैं आपके सहयोग का बड़ा बड़ा आभारी हूँ। और आगे भी आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मुझे सहयोग करते रहेंगे। और इसके अलावा मेरी जो नई आईडी फेसबुक में थी, उसमें कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट अब भेज दी हैं, और कई सारे लोगों को मैंने मैसेज भी भेजे थे कि अब मुझे आप नई आईडी में अपनी रिक्वेस्ट भेजें। तो वो लोग नई आईडी में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आप जो भी चाहें तो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समय पे आपको जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों कल फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।